हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी अकाउंटिंग चैनल। बहुत टाइम बाद आज हम आए हैं वीडियो अपलोड करने के लिए। तो आज हम सबसे पहले सीखने वाले हैं GSTR 1 किस तरह से फाइल करी जाए, वो भी जीएसटी पोर्टल से। जो जीएसटी पोर्टल है ऑफिशियली, उससे किस तरह से हम GSTR फाइल कर सकते हैं रिटर्न। लेटेस्ट वीडियो है, लेटेस्ट अपडेट होंगे। GSTR फर्स्ट हम फाइल करेंगे। देखो, आप देख सकते हो यहाँ पर, आपको पता है GSTR 1 जो कि हम यूज़ करते हैं सेल्स के लिए। आप पर्सन हो जो रजिस्टर्ड हो एज अ GSTR डीलर। तो दो तरह के पर्सन होते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं। एक सबसे पहला रेगुलर, दूसरा कंपोजिशन। कंपोजिशन के लिए अलग रिटर्न होती हैं, रेगुलर के लिए होती हैं GSTR 1, GSTR 3B और GSTR 9। 1 और 3B होती हैं एंड मंथली, जो हर मंथ पे करनी पड़ती, हर मंथ फाइल करनी पड़ती हैं। 9 होती है जो एनुअली होती हैं, आपको साल में एक बार भरनी पड़ेंगी। पर रेगुलर के अंदर भी दो तरह के होते हैं, नॉर्मल और नॉर्मल और QRMP वाले। QRMP मतलब कि ये 4 महीने में एक बार भरते हैं, मीन्स एक क्वार्टर में एक बार फाइल करेंगे GSTR 1 और 3B। और बट ये जो हर मंथली ना पे करते रहते हैं अपना टैक्स, तो उसी को बोलते हैं क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट, QRMP। बट आज हम करने वाले हैं रेगुलर के अंदर नॉर्मल, कि GSTR वो पर्सन रेगुलर डीलर के और नॉर्मल के भी वही जो GSTR 1 और 3B मंथली फाइल करते हैं और GSTR 9 एनुअली। तो GSTR 1 जो कि सेल्स के लिए यूज़ करी जाती है, कितना एक पर्सन ने, कस्टमर ने, मतलब कि एक जो GSTR डीलर है उसने कितनी सेल करी एक महीने में, और सेल्स के बेसिस पे उसको कितना GST रिसीव हुआ। जितना पैसा उसको मिलेगा ना, उतना उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी बन गई ना। अब उसके ऊपर वो ITC क्लेम कर सकता है, जो कि एडजस्ट हो जाती है परचेज से। तो और एक और चीज़, GST पोर्टल से फाइल करने से पहले मैं बता दूं आपको, ये 3 तरह से फाइल होती हैं GSTR 1। एक तो ऑनलाइन और एक ऑफलाइन, और उसके बाद थ्रू एनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जैसे कि टेली प्राइम के थ्रू हम GSTR 1 फाइल कर रहे हैं तो उसके थ्रू भी हो जाता है। तो हम तीनों को 1 बाय 1 सीखेंगे, बट आज की वीडियो में सीखेंगे GSTR कैसे फाइल करा जाए ऑनलाइन, वो भी GST पोर्टल के थ्रू। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर सर्च करना है GST पोर्टल। इसका वेबसाइट होता है www.gst.gov.in, है ना। तो हम आ चुके हैं अपने GSTR पोर्टल पे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स का पोर्टल है। यहाँ पर आप बना सकते हैं कोई भी चालान या ईवे बिल जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से नहीं होगा, लॉगिन करना पड़ता है आपको अपने GST नंबर से ही, और यहीं से रिटर्न फाइल होती हैं। तो लॉगिन करो यहाँ पर। यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, फॉर कंपोजिशन, फॉर रेगुलर। रेगुलर हो तो रेगुलर सेलेक्ट करो, कंपोजिशन हो तो कंपोजिशन, ठीक है। अब रेगुलर के अंदर ही आते हैं हमारे नॉर्मल और QRMP वाले, तो आप रेगुलर ही सिलेक्ट करना। अभी देखना यहाँ पर ऑप्शन शो होगा। सबसे पहले समझते हैं कि ये क्या है। एक एक इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर्ड। यहाँ पर जितने भी आपकी लाइबिलिटी होंगी ना, यहाँ रजिस्टर्ड हो जाती है कि आपको इतना टैक्स पे करना है। कैसे रजिस्टर्ड होंगी यहाँ पर, जब आप फाइल रिटर्न करोगे तब। फाइल रिटर्न ये एनालाइज करता है कि आपने कितनी सेल्स करी हैं एक महीने में, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आपका टैक्स जनरेट करेगा। अब कह रहे हो कि सर ITC कैसे, क्योंकि ITC तो डिडक्ट हो जाती है अपने आप यहाँ पर। तो हाँ बिल्कुल, ये लिखा है ना थर्ड कॉलम में, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो यहाँ पर हमारी सारी के सारे ITC रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और ये ITC जो रिफ्लेक्ट होंगे, हमारे जो सेल्स वाले टैक्स बनता है ना, उसमें से अपने आप ही डिडक्ट हो जाता है। तो वो यहाँ पर वैल्यू शो कर देगी अपने आप। सेकंड वाला कॉलम ये शो करता है कितना पैसा आपने ऐड करा है टैक्स पे करने के लिए, और यहाँ से टैक्स पे कर दो जनरली। तो फाइल रिटर्न पे चलते हैं। ईयर सेलेक्ट कर लो कौन सा ईयर है। ये एजुकेशनल पर्पस है तो इसीलिए आपको ये ईयर शो हो रहा होगा, बट जब भी आप आओगे यहाँ पर GST पोर्टल पे और लॉगिन करते हो, सेम सारा प्रोसेस सेम होगा। तो यहाँ पर आपका वो ईयर शो हो जाएगा। अब इस ईयर में किस मंथ का, नवंबर करना है कि भाई GSTR की ड्यू डेट कितनी होती है, 11th ऑफ एवरी मंथ, है ना। अगर इस महीने में हम GSTR 1 फाइल कर रहे हैं तो पिछले महीने की कर रहे हैं ना, इस महीने की करेंगे अगले महीने में, तो 11th मंथ ड्यू डेट होती है। अब सर्च, फिर उसके बाद यहाँ पर देखो आ गया ये चीज़ कि आपका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल में 1.5 करोड़ तक था या उससे ज़्यादा था।
नहीं था भैया। देखो अगर यहाँ पर यस होता तो यहाँ आता QRMP। अगर आपका 1.5 करोड़ तक था तब आपको यहाँ पर पता है QRMP का ऑप्शन शो होगा, बट जैसे हमने ना करा तो यहाँ पर नहीं। मतलब कि ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ, जब QRMP हम करेंगे ना तब बताऊंगा एक्सप्लेन में। QRMP में ना एक लिमिट होती है, अगर आपकी टर्नओवर इतनी लिमिट तक रहेगी, एक थ्रेशोल्ड होता है, अगर इतनी लिमिट तक रहेगा आपका टर्नओवर एक साल में, तभी आप इनेबल होंगे QRMP स्कीम लेने के लिए। QRMP में बहुत फ़ायदा होता है, फ़ायदा मिलेगा रेगुलर का, और ठीक है साथ ही साथ ये भी होता है कि आपको रिटर्न से छुटकारा मिल जाता है। हर 4 महीने में एक बार करनी पड़ती है रिटर्न, वरना रेगुलर में रहेगा, रेगुलर के अंदर वो भी नॉर्मल के अंदर, तो हर महीने एक रिटर्न फाइल करो, साल भर में 25 रिटर्न बन जाती हैं। और वहीं अगर बात करें हम QRMP की, तो उसमें रिटर्न कम से कम हो जाती हैं। 4 महीने पे 2 फाइल करनी पड़ती हैं, GSTR 1 और 3B, तो कितनी हो जाएंगी? करीबन आपकी 12-13 रिटर्न्स होती हैं। बट वही बात करें तो 25 रिटर्न, इस वजह से बहुत से लोग QRMP भी ऑप्ट करते हैं। तो अब नो करने के बाद सबमिट कर देंगे हम यहाँ पर। अब यहाँ पर आ जाएगा कि आपको क्या फाइल करना है। 1 फाइल करना है, 2A, वैसे तो अब 2A फाइल होती नहीं है, मतलब कि ये देखा जाता है, रिकनसाइल करा जाता है, बट हम GSTR 2 फाइल नहीं करते हैं, GSTR 3B। अच्छा, मैं क्वेश्चन है एक आपसे मेरा कि GSTR 2 फाइल क्यों नहीं होती है, और 2 किस तरह से रिकनसाइल, मतलब कि रिकनसाइल तो मैं बता दूंगा आप किस तरह से होती है, बट 2 को रिकनसाइल करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो जब भी अब नेक्स्ट वीडियो बनेगी ना, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले करेंगे कि ऑफलाइन कैसे फाइल करा जाए GSTR को, और साथ ही साथ उसके अगली वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि टैली प्राइम के थ्रू कैसे GSTR फर्स्ट फाइल करा जाए, क्योंकि 3 मेथड होते हैं GSTR फर्स्ट के, 3B के भी। 3B के 2 होते हैं, क्योंकि 3B का ऑफलाइन टूल कोई नहीं होता है। 3B टैली से भी हो जाती है और ऑनलाइन भी। आज हम कर रहे हैं ऑनलाइन, तो प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाएंगे हम। अब उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इनवॉइस वैल्यू शो हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ फाइल कर दिया है। अब देखो, अगर देखोगे ना आप यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट चीज़ें शो होंगी। 4A, 4B, 4C, ये क्या है बताता हूँ अभी। ये B2B इनवॉइस, ये B2C लार्ज, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ठीक है। उसके बाद एक्सपोर्ट इनवॉइस आ गया, फिर B2C अदर्स आ गया, ये अदर डिटेल्स में होती हैं। तो जब भी आप इनवॉइस इशू करते हो ना, आपने सेल्स करी तो इनवॉइस इशू करोगे, तो जिसमें कि आपके कस्टमर का नेम होगा, उसका GST नंबर होगा, उसका प्राइस, कितने प्राइस पे आपने सेल करा, कितना टैक्सेबल प्राइस है, तो वो सभी आपने रजिस्टर्ड कर रखा होगा। जैसे कि हाँ मैंने कर रखा है, तो मेरे कस्टमर है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ देख सकते हो B2B4, ये इनवॉइस पे लिखा होता है B2B4 है ये, तो 4 है, तो यहाँ 4 में आओ, यहाँ क्लिक कर दो बस। क्लिक करने के बाद देख सकते हो मैंने यहाँ पर रजिस्टर भी कर रखे हैं, ठीक है। अगर आपको और करना है, वैसे यहाँ पर आपको 00 शो होगा, कुछ शो ही नहीं होगा पोर्टल में, क्योंकि मैंने करा हुआ है तो शो हो रहा है। ऐड इनवॉइस पे जाओ। अब यहाँ पर डीम्ड एक्सपोर्ट क्लिक करो। डीम्ड एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है कि आप डीम्ड एक्सपोर्टर हो, कहने का मतलब आप डीलर हो और आप अपने कस्टमर को सेल कर रहे हो। आपका कस्टमर जो है वो भी रजिस्टर्ड है GST के अंदर, पर वो एक्सपोर्ट करता है, तो वो कहेगा कि ना आप ना एक डीम्ड सर्टिफिकेट, डीम्ड एक्सपोर्ट का सर्टिफिकेट ले लो, जिससे कि आपको फ़ायदा होगा। मतलब कि आप उसको सप्लाई कर रहे हो और वो कस्टमर आपका एक्सपोर्ट कर रहा है, तो एक्सपोर्ट तो एक्चुअली में वो पर्सन कर रहा है, बट आप डीम्ड एक्सपोर्टर बन गए, कि मतलब आपकी वजह से वो एक्सपोर्ट कर पा रहा है ना, तो इसी वजह से। तो ये होता है डीम्ड एक्सपोर्ट का मतलब। अब यहाँ पर अपने क्लाइंट का GST नंबर डाल दो, मतलब कि अपने क्लाइंट नहीं, जिसको आपने सेल करा आपका कस्टमर, कॉपी पेस्ट कर दो। रिसीवर नेम, किसको सेल करा था उसका नेम यहाँ पर होगा, पेस्ट कर दिया। इनवॉइस नंबर ज़रूरी होती है, इसको भी पेस्ट कर दिया। डेट, किस डेट पे, डेट यहाँ लिखी हुई है। डेट पे कंफ्यूज मत होना, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, बट सब चीज़ सेम होता है। जब आप जनरली करोगे ऑफिशियली तो भी सेम होता है ऐसा। स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, ये देख सकते हो आप। ये टोटल इनवॉइस वैल्यू, यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स होगा। यहाँ देख सकते हो आप, ये टैक्सेबल वैल्यू है ना, ये टैक्सेबल वैल्यू आपको दिख रहा होगा 7,500। इसके ऊपर टैक्स ऐड नहीं है, आपको टैक्स ऐड करना पड़ेगा। जब टैक्स ऐड करोगे तब अमाउंट बन जाएगा। ये देखो
7,500 का 12% जो आएगा वो टैक्सेबल वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा। तो आ रहा है 8,400। ये टोटल इनवॉइस वैल्यू होती है। सप्लाई टाइप अगर इनवॉइस में दिया है तो भर दो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ ये चीज़ ज़रूरी है, आइटम डिटेल कि जो आपका आइटम है उसके ऊपर कितना परसेंटेज टैक्स लगा है। यहाँ देख सकते हो 12% टैक्स है, तो 12 के आगे आ जाओ और यहाँ टैक्सेबल वैल्यू लिख दो। अब वो वैल्यू इस पर सेल करा गया है, इस पर सेल करा गया है। तो आपने ये ऐड कर लिया, आप ऐड हो गया। आपको और ऐड करना है, दोबारा जाओ। अब ठीक है, अब दोबारा से यहाँ पर जीएसटी नंबर डाल दो, अब कॉपी देन पेस्ट। फिर दोबारा से कि जो हमारा कस्टमर है क्या नेम है उसका, अब इनवॉइस नंबर, डेट, किस डेट को हमने सप्लाई करा उसको, वही 1 तारीख थी पिछले महीने की। तो बस किस जगह सेल करा हमने, तेलंगाना। टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी है उसकी, 1200। अब 1200 का 12% कितना होता है, निकाल लेते हैं। 1200 का 12%, 144। 1200 इंटू 144, 1344 हो जाता है। सप्लाई टाइप दिया हुआ है तो ठीक है, या तो नहीं। यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि हमने सप्लाई कौन से आइटम का करा है। जैसे कि मान लेते हैं गिफ्ट कार्ड है, तो लिख दिया हमने गिफ्ट कार्ड। अब यहाँ पर 12% का हमने आइटम बेचा है ना, उसकी टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी, उसकी टैक्सेबल वैल्यू थी 1200। यहाँ देखो अब इंटीग्रेटेड टैक्स में अपने आप ही आ गया 1200। जैसे यहाँ पर वैल्यू डालते हैं ना हम टैक्सेबल, तो यहाँ पर टैक्स अपने आप कैलकुलेट कर लेता है। और यहाँ टैक्स का आइटम आता है, मतलब कि इनवॉइस वैल्यू तो हो साथ ही साथ में और टैक्स भी हो। सेव करेंगे, सेव हो गया। और यहाँ पर भी ये सेव हो गया, देखो यहाँ पर तो सेव हो गए। अब सेव होने के बाद यहाँ पर इनके टैक्स शो कर रहे हैं क्योंकि इंटीग्रेटेड है, एक स्टेट से हमने दूसरे स्टेट में भेजा है। हम दिल्ली के हैं और भेज रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में, तेलंगाना में, या फिर आप यूपी के हो तो अदर स्टेट में सप्लाई कर रहे हो। अदर स्टेट्स के लिए हमेशा ही आता है। और इनवॉइस ऐड करनी है तो ऐड पे कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि आपको B2C स्मॉल या B2C लार्ज का भी करना है, तो यहाँ देखो 00 है ना सब। तो जैसे ही आप यहाँ पर उस महीने की इनवॉइस भरोगे तो सेम क्लिक करो, यहाँ पर आओ और आप भर सकते हो। तो यहाँ से आप ऐड इनवॉइस करोगे। ऐड इनवॉइस करने के बाद B2C लार्ज का है, आपके पास डिटेल होनी चाहिए इनवॉइस की। स्टेट अरुणाचल प्रदेश, इनवॉइस नंबर, कितना इनवॉइस नंबर है, तो यहाँ से हम ले लेंगे इनवॉइस नंबर, Ctrl+C कॉपी पेस्ट। किस डेट को हमने सप्लाई करा है, 1st, देन सप्लाई स्टेट, कौन सा स्टेट है, इंटर या इंट्रा। इंट्रा होता है सेम स्टेट, इंटर अदर स्टेट, क्योंकि हमारा दिल्ली का स्टेट है, रजिस्टर्ड हम डीलर दिल्ली से हैं और बेच रहे हैं सामान अरुणाचल प्रदेश को, तो इंटर स्टेट। टैक्स इनवॉइस वैल्यू, अब यहाँ पर आएगी वो वैल्यू, इस वैल्यू पर टैक्स जुड़ा हुआ है। अब देखो 3,75,000, 3,75,000 का 12% 45,000 होता है। 3,75,000 प्लस 45,000, 4,20,000 मीन्स टोटल सेल्स हमने करी 4,20,000 की। कहने का मतलब 4,20,000 हमको मिले, जिसमें से सिर्फ हमारे थे 3,75,000
बट जो 45,000 थे वो गवर्नमेंट के थे और गवर्नमेंट को ही हमको पे करना है। तो यही हम रिटर्न लगा रहे हैं अपनी, कि वो पैसा जो पैसा हमको टैक्स रिसीव हुआ है हमारा है नहीं, हमारी लाइबिलिटी कि गवर्नमेंट को पे करना है, अदरवाइज हमारे ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो टाइम रहते पे कर दो। तो बस ये पूरा अमाउंट, और यहाँ पर हम डिटेल डाल देंगे कि हमने सामान बेचा था 3,75,000 का। ये देखो इंटीग्रेटेड टैक्स आ गया यहाँ पर, मीन्स अदर स्टेट का टैक्स। हमारा स्टेट तो इंट्रा स्टेट होता, बट हमने सप्लाई करा अदर स्टेट को। सेव कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनवॉइस ऐड हो गई, टैक्स भी ऐड हो गया, CGST SGST तो वो भी ऐड हो जाता। टोटल इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, और ऐड करना है तो और ऐड कर सकते हो। फिर उसके बाद अब यहाँ पर क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, इशू कराया आपने रजिस्टर्ड डीलर को, तो उसे मतलब आपने सेल करा उस पर्सन को जो ऑलरेडी एक GST डीलर है, तो उसको यहाँ पर आप उसके लिए क्रेडिट और डेबिट नोट बना सकते हो। ऐड इनवॉइस करने के लिए यहाँ पर सभी डिटेल्स हैं, डालनी पड़ेंगी आपको। यहाँ पर भी परसेंटेज डालना पड़ता है, फिर सेव करके सब हो जाएगा। एंड देन उसके बाद अगर आपने डेबिट और क्रेडिट नोट इशू करा है अनरजिस्टर्ड डीलर को, वो पर्सन जो रजिस्टर्ड नहीं, जिसके पास GST नंबर नहीं है, तो यहाँ पर ठीक है। तो सब डालने के बाद देखो जैसे यहाँ पर अमाउंट आ गया, टोटल टैक्स लाइबिलिटी है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा। सेव करने के बाद इसको आप देख भी सकते हो प्रीव्यू करके, सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद फिर रिटर्न फाइल करोगे, ठीक, रिटर्न फाइल कर दोगे आप। जब रिटर्न फाइल करोगे ना, तब वहाँ पर शो होगा कि आपको इतना टैक्स पे करना है, इतना पेमेंट है। क्योंकि ये आपको सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के सिखाने के लिए था, तो हम फाइल नहीं कर रहे हैं। बट इसके बाद कुछ भी स्टेप नहीं है, आपको प्रीव्यू करना है, चेक करना है, आप चेक कर सकते हो। ये एक्नॉलेज करने के बाद प्रीव्यू कर सकते हो आप, ठीक है। देन सबमिट कर सकते हो, सबमिट के बाद रिटर्न को फाइल कर दो, बस दैट इज़ इट। फिर जैसे ही आप रिटर्न फाइल कर दोगे, तो फाइल करने के बाद यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा, कितना अमाउंट आपका IGST में है, कितना CGST, कितना SGST। फिर यहाँ आप यहाँ पर आके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अमाउंट ऐड करोगे और पे कर दोगे उसको। और जो IGST है, IGST आपका आप पिछले महीने का अवेल कर सकते हो अगले महीने में। ऐसा क्यों? क्योंकि GST Act 2 की रिटर्न डेट होती है ना, वो अलग होती है, वो हम फाइल नहीं करते हैं, वो हमारे GST Act 2 में ऑटो पॉपुलेटेड हो जाती है। जब जो हमारा सेलर है वो जब अपनी GSTR 1 लगाएगा, हमने तो परचेज करा है, जिससे हमने परचेज करा ना डीलर से, तो वो जब अपने GSTR 1 फाइल करेगा ना, तो उसके थ्रू हमारे GSTR 2 में ऑटोमेटिक पॉपुलेटेड हो जाती है, जिसकी वजह से वो अमाउंट यहाँ शो होता है। पर क्योंकि उसकी डेट ज़्यादा होती है GSTR 1 से, तो हम पिछले महीने का अवेल कर पाते हैं इस महीने में, और इस महीने का अवेल कर पाएंगे अगले महीने में, ठीक है। तो जब पिछले महीने का हमको ITC मिलेगा, तो वो इस महीने में नहीं, नेक्स्ट मंथ में, तो इस वजह से फिर आप यहाँ पर टैक्स पे कर दोगे तो हो जाएगा वो। दैट इज़ इट फॉर टुडे। अब हम करेंगे GSTR 1 विद द हेल्प ऑफ ऑफलाइन। ये तो हमारा GST पोर्टल पे था कि हमने GST पोर्टल से करना सीख लिया कि किस तरह से GSTR 1 फाइल करें GST पोर्टल के थ्रू। उसके बाद सीखेंगे ऑफलाइन, फिर उसके बाद थ्रू टैली।